हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखिए क्लास 10th की बायोलॉजी की यानी जीव विज्ञान की अनसॉल्व्ड है ना, यानी जो आपका क्लास 10th का जो विज्ञान है उसमें एक सेक्शन आता है आपका सेक्शन सी, यानी उसमें आता है जीव विज्ञान। हम उस जीव विज्ञान के बारे में यानी सेक्शन के बारे में जो पेपर है उसको हम लोग अनसॉल्व आज करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट होते हैं। आज 1 नवंबर का दिन है। हमने अनाउंस किया था कि हम लोग क्लास 10th और 12th के दोनों बायोलॉजी का यानी जो विज्ञान है उसका हम लोग अनसॉल्व लाएंगे। ठीक है, तो अब आपके वीडियो पर जो वीडियो है उस पर आपको एक पेपर का यानी एक सेट का एक अनसॉल्व का आपको एक दिखाई दे रहा होगा, और उसी में देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके बायोलॉजी में। ठीक है, तो उसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया मल्टीपल चॉइस, यानी जिसमें आपको क्या करना होता है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसको देखकर आपको क्या करना होता है, टिक लगाना होता है कि कौन सही है कौन गलत है। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या है ना, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या यानी जो ह्यूमन का हार्ट होता है, इस हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। कोष्ठ का मतलब ये क्या होता है, कोष्ठ को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चैम्बर। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा कि आपने क्लास में कि बायोलॉजी में कि आपके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 4 वेस में, इसको हम लोग वेस में भी कहते हैं। ठीक है, तो 4 वेस में पाए जाते हैं। ऊपर का जो 2 होता है इसे हम लोग कहते हैं आलिंद। क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। ऊपर जो 2 होता है उसे कहते हैं आलिंद। ये आपका देखिए ये दायां, इसे कहते हैं दायां आलिंद, और इधर क्या हो जाएगा आपका बायां आलिंद। और उसी प्रकार से आपका जो 2 नीचे होता है उसको क्या कहते हैं, निलय। इसे हम कहते हैं दायां निलय कह देते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, बायां निलय कह देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके हृदय में कितने वेस में होते हैं, 4 वेस में होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है आपके जो है कि क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दूसरा है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं। ठीक है, क्या दिया है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिका को हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में गार्ड सेल। क्या कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं द्वार कोशिका। तो आपने अगर पढ़ा होगा जो कि आपने पढ़ा होगा, आपका चैप्टर में पॉइंट था, क्वेश्चन था, मतलब टॉपिक था आपका वाष्पोत्सर्जन। तो आपने उसमें पढ़ा होगा रंध्र के बारे में, है ना, स्टोमाटा के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो स्टोमाटा में आपने जानते होंगे कि आपके स्टोमाटा में क्या होते हैं कि ये स्टोमाटल पोर होता है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं द्वार कोशिका। क्या कहते हैं, द्वार कोशिका कहते हैं। तो आपको अब आपका आंसर मिल गया होगा कि द्वार कोशिका आपके किस में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, देखिए बी यानी ऑप्शन जो सेकेंड वो क्या है, सही है, क्या, रंध्रों में। तीसरा जो आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा उसमें आपको पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूलित होता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा भाग ज़्यादा अनुकूलित होता है, इसमें दिया है ऑप्शन नंबर है आपका तना यानी स्टेम दिया हुआ है, फिर जड़ दिया हुआ है, पत्ती दिया हुआ है, और चौथा जो दिया वो दिया हुआ है आपका प्रकलिका दिया हुआ है। तो देखिए अब किसी पौधे की स्टेम को काट कर लगाते हैं तो ये भी नया पौधा बन जाता है, जड़ में भी बन जाता है, पत्ती से भी बन जाता है। अच्छा, तने से किस में बनता है, तो आपने देखा होगा गुड़हल और गुलाब में तने द्वारा हो जाता है। जड़ के द्वारा किस में होता है, तो शीशम अमरूद में होता है। ठीक है, पत्ती द्वारा किस में होता है, तो आपने पढ़ा होगा अजूबा में होता है। लेकिन प्रकलिका को इंग्लिश में कहते हैं बड, है ना, बड, ट्यूबर्स भी कह देते हैं इसको। तो बड यानी ट्यूबर्स। तो सबसे जो आसानी से पौधों में अलैंगिक जनन होता है किसके द्वारा होता है, या देखिएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी प्रकलिका द्वारा होता है। क्लियर। आगे देखिए दिया है जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा हमेशा 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछे गए हैं कि युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और जायगोट में कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए जायगोट में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा 2n होती है, यानी इसमें जो गुणसूत्र पाए जाते हैं ना वह जोड़े में पाए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मानव के जायगोट में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 पेयर पाए जाते हैं। इसका नंबर कितना होगा, 46। जबकि युग्मक में सिर्फ कितने होंगे, 23 जोड़े में नहीं होंगे, अयुग्मित होते हैं। इसे हम कहते हैं यन। क्या कहते हैं, यन। और जोड़ा में रहेगा उसको क्या कह देंगे, 2n। अगर तीन रूप में रहेगा तो क्या कहलाएगा, 3n। 4 रूप में रहेगा तो क्या कहलाएगा, 4n।
तो यानी याद रखिएगा जाइगोट में हमेशा हमेशा गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 2n होती है, और युग्मक में कितनी होती है, n होती है। तो याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 3। आगे देखिए दिया क्वेश्चन नंबर जो है कि अगला है, जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण के साथ इसके महत्व को समझाइए। कितने क्वेश्चंस के हैं, नंबर के हैं, 2 नंबर्स के हैं। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन है अगला, जीवाश्म किसे कहते हैं। आप पहले समझते हैं हम लोग जीवाश्म क्या होते हैं। देखिए जीवाश्म इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है, फॉसिल्स यानी जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं, एक सीधी सीधी बात समझिए कि जैसे अगर होता क्या है, आपने पढ़ा होगा अपने क्लास में भी, कि जैसे मान लीजिए कोई पौधा है या कोई एनिमल है, वह जब मर जाता है तो उसका शरीर क्या होता है, मिट्टी के अंदर दब जाता है, या उसको दफना दिया जाता है, उसको गाड़ दिया जाता है, या उसको धीरे मिट्टी के अंदर दब जाता है। तो उसका जो शरीर है ना, वो कई हजारों वर्षों तक, यानी 100, 200, 300 है ना साल तक, या हजारों वर्षों तक उसी मिट्टी के अंदर दफन रहता है, उसके अवशेष पड़े रहते हैं। तो उन अवशेषों को हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में फॉसिल्स, या हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो क्लियर हुआ, जीवाश्म क्या है, यानी किसी भी जीव के शरीर के मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले अवशेषों को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि जीवाश्म क्या है। एक उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए, समझाइए कि एक एग्जाम्पल क्या है इसका। तो एग्जाम्पल बहुत सारे आपने देखा होगा, है ना। जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो एक एग्जाम्पल है आपका कोल बाल। कोल बाल एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। और इसका एग्जाम्पल कौन से हैं, इसके जैसे जंतुओं के शरीर के अवशेष, है ना, जंतुओं के शरीर के अवशेष, या हमें क्या होता है कि खुदाई में जो अवशेष मिलते हैं मानव के या दूसरे जंतुओं के, तो ये इसके बहुत अच्छे क्या है एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। चलिए अब बात हो रही है वायवीय और अवायवीय श्वसन की बात हो रही है। देखिए अवायवीय, इसके वर्ड में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, वायवीय, देखिए अवायवीय और वायवीय। वायवीय का मतलब होता है वायु से लीजिए, यानी हवा। ठीक है, यानी वायु मतलब O2 की बात है यहाँ पर, ऑक्सीजन की। अवायवीय मतलब होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन न हो, यानी श्वसन क्या होता है, हमारे शरीर के कोशिकाओं में, हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में जो भोज्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, जैसे कोई भोज्य पदार्थ, जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल ले लिया ग्लूकोज, तो इस ग्लूकोज का इस ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में यदि ऑक्सीजन का यूज हुआ, यानी ऑक्सीजन का प्रयोग हुआ, तो कहलाएगा वायवीय श्वसन। और अगर वहां पर वायु का यूज हुआ तो वह क्या कहलाएगा, वायवीय श्वसन। और अगर वायु का यूज नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, अवायवीय श्वसन। ध्यान समझिएगा, ग्लूकोज का काम क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा देना। क्या देना, ऊर्जा देना, एनर्जी देना। अगर इसके एनर्जी देने में वायु का यूज हुआ तो कहलाएगा वायवीय, यानी ऑक्सी, यानी इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एरोबिक। क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। और अगर नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, एनएरोबिक। तो इस बात को समझिएगा कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन के ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में, ग्लूकोज के विघटन में ऊर्जा उत्पन्न करने में अगर O2 का यूज हुआ तो कहलाएगा वायवीय, और अगर नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, अवायवीय। तो आपको समझ में हो गया होगा कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। तो याद रखिएगा कि कई सारे अंतर होते हैं, जैसे कि जो वायवीय होता है, वायवीय और अवायवीय। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक तरफ है वायवीय। देखिए अवायवीय में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा वायवीय। अवायवीय में, वायवीय में ऑक्सीजन का प्रयोग होगा। दूसरा, अवायवीय में जो भोजन का विघटन होता है वो कैसा होता है, अपूर्ण। कैसा होता है, अपूर्ण, यानी अपूर्ण रूप से विघटित होता है। यहाँ पर कैसा होता है, पूर्ण रूप से विघटन होगा। तो यहाँ पर जब अपूर्ण रूप से भोजन का विघटन होगा तो कोई ना कोई एक बाई प्रोडक्ट, यानी एक सह उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, सह उत्पाद बनेगा। यहाँ पर कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता, सिर्फ क्या बनता है, CO2 बनता है, प्लस क्या बन जाता है, H2O। यहाँ पर किसी प्रकार का सह उत्पाद का निर्माण नहीं होता। यहाँ पर भी CO2 बनता है और H2O बनता है, लेकिन इसकी मात्रा कम होती है, इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो सह उत्पाद, यहाँ पर कोई सह उत्पाद बनता है, नहीं बनता है। अगला देखिए अंतर क्या है, यह जो आपका अवायवीय श्वसन है, इसमें ऊर्जा क्या होती है, कम मात्रा में। क्या निकलती है, कम मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा क्या होती है, कम मात्रा में होती है, जबकि यहाँ पर क्या होती है, अधिक मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है। यह जो एनएरोबिक श्वसन है, यह मुख्यतः किसमें होता है,
यह कहाँ होता है, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है यह जो अवायवीय श्वसन है, ये कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। जबकि वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है आपका वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि अवायवीय में क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता, जबकि वायवीय में होता है। यहाँ पर भोजन का अपूर्ण रूप से विघटन होता है, जबकि यहाँ पर पूर्ण रूप से होता है। सह उत्पाद बनता है, यहाँ पर नहीं बनता है। यहाँ पर कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यहाँ पर अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह कहाँ चलता है, कोशिका द्रव्य में। यह कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वायवीय और अवायवीय प्रकार के श्वसन में क्या अंतर है। क्लियर। तो ये आपको अंतर आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन है, वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। क्या है, वन्य प्राणियों पर। वन्य प्राणी मतलब एनिमल इन फॉरेस्ट, है ना। ऐसे एनिमल जो कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। ऐसे जीवों पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो आप समझ सकते हैं कि वन्य प्राणी क्या होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे जंगलों में पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वन्य प्राणी कहते हैं। अब इनका संक्षिप्त टिप्पणी लिखने मतलब कि इनको क्या करना है, हमें बचाना है। इनमें विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है, इनको हमें संरक्षित करना है। इनके लिए जो गवर्नमेंट ने नियम रेगुलेशन लागू किया उसको हमें अपनाना है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं कहाँ, वन्य प्राणियों पर संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में। क्लियर। आगे देखिए दिया हुआ है, दो पादप हार्मोन्स के नाम लिखिए। यह दो पादप हार्मोन्स के नाम एवं कार्य बताइए। तो दो पादप हार्मोन्स, तो यहाँ पर देखो हार्मोन्स पादप में ना मेनली प्लांट में 5 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, पहला जो हार्मोन्स होता है वह होता है ऑक्सिन। पहला क्या होता है, ऑक्सिन होता है। दूसरा जो होता है वो होता है जिबरेलिन। तीसरा जो होता है वो होता है साइटोकाइनिन। चौथा जो होता है वो होता है आपका इथाइलिन। और पांचवा होता है आपका एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल होता है, एब्सिसिक अम्ल। ये 5 प्रकार के कह सकते हैं कि हार्मोन्स पाए जाते हैं प्लांट में। इसमें से जो 2 होते हैं इन्हें हम कहते हैं वृद्धि हार्मोन्स। क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, होते हैं ये कहलाते हैं अवरोधक। क्या कहलाते हैं, अवरोधक हार्मोन्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं, यानी ग्रोथ को, वृद्धि को रोक देते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं वृद्धि अवरोधक। ठीक है, तो याद रखना 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, वृद्धि अवरोधक और वृद्धि हार्मोन्स। वृद्धि हार्मोन्स में कौन है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। इसमें कौन है, इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, इनकी कार्य है। अब कार्य देखो क्या है, जो वृद्धि करेगा वो कैसे करेगा, पौधों के लंबाई में। तो याद रखना कि पहले लंबाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, विलगन क्या होता है, विलगन पौधों से पत्तियों और फलों का बिना समय के ही गिरना क्या कहलाता है, विलगन कहलाता है। तो ये दोनों, ये सब क्या करते हैं, विलगन को रोकते हैं। विलगन को क्या करते हैं, विलगन को रोकते हैं। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि करते हैं, विलगन को रोकते हैं, है ना। पुष्पों में क्या करते हैं, पुष्पों को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, यानी उसके ज़्यादा पुष्प लगे इसके लिए क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ठीक है, और इनके क्या कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं। जैसे बीज अंकुरण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये सब इनके क्या हैं, कार्य हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्या कार्य है, लंबाई में वृद्धि करना, विलगन को रोकना, पुष्पों में को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए, बीज में अंकुरण करना। ठीक है, तो ये और इनमें क्या करना कि ज़्यादा समय तक इनको जीवित रखना। ये सब क्या होते हैं, किसके कार्य होते हैं, पादप हार्मोन्स के। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगला देखिए आपका क्वेश्चन है, ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, प्रत्येक को उदाहरण द्वारा समझाइए, स्पष्ट करिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए, और इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, तो आप इतना पढ़िए और इसको सॉल्व करिए। अगर आपको कोई भी समस्या आती क्वेश्चन से तो ये हम लोगों का व्हाट्सअप नंबर है 7800255570। इस पर आप ये हम लोगों का एक नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेरी होने पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इसी पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर जो है कि
इस चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइए, है ना। हम लोग अच्छा से अच्छा, बेटर से बेटर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा प्रमोट करिए चैनल्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें।